गरीब देवरानी ने बनाई 4 जेठानी की कागज की साड़ी। हम गरीब बहुओं की जिंदगी में तो बस ये आलू और घुइयां छीलना ही रह गया है। पता नहीं कैसे गरीब घर की बहुएं बन गई हैं हम। हाँ वही तो डिम्पल, सारा दिन काम करो, गंदे बर्तन घिसो और फिर इस मिट्टी के चूल्हे का धुआं झेलकर खाना पकाओ। फिर भी सासू जी को हम बहुओं की कदर नहीं। हमें देवर जी की शादी के लिए एक नई साड़ी भी नहीं दिला सकती। अरे ये तुम दोनों कैसी बातें लेकर बैठ गई हो। इतने दिनों बाद तो हम गरीबों के घर में थोड़ी खुशियां आने जा रही हैं। देवर जी की शादी हो रही है। ये कहानी है गरीब गोमती की, जिसके 5 बेटे और 4 बहुएं आशा, गौरी, शीतल, डिम्पल हैं। गोमती के 5 बेटे के पास कोई पक्का काम नहीं है। कभी काम मिलता तो कभी नहीं। देखते ही देखते शादी का दिन भी आ जाता है। अनुज जी माँ। बेटा ये ले, ये शेरवानी पहनकर तैयार हो जा। ये कहते ही गोमती की आंखों में आंसू भर आते हैं। इस दुनिया में मुझसे बदनसीब माँ भला और कौन होगी, जो अपने बेटे के सर पर शादी का सेहरा भी दूसरों से भीख मांग कर सजा रही है। अपनी सास गोमती को इस तरह से रोते देखकर आशा और गौरी उसे चुप कराती हैं। माँ जी चुप हो जाइए, आज तो खुशी का मौका है। देवर जी की शादी है, हम चारों बहुओं की देवरानी जो आने वाली है। गरीबी के चलते गोमती सादे तरीके से अनुज की शादी अनीता से करके उसे बहू बना ले आती है। तभी अनीता की दोनों जेठानियां फटी पुरानी साड़ियां पहने हुए उसका स्वागत करती हैं। आओ देवरानी जी, हमारे परिवार में तुम्हारा स्वागत है। इस कलश को अपने दाहिने पैर से गिराकर गृह प्रवेश करो। अरे आशा जेठानी जी, क्या फर्क पड़ता है पैर दाहिना हो या बायां? कौन सा हमारी गरीब देवरानी देवी लक्ष्मी है जो नोट बरसाएगी? इतने में जेठानी शीतल अपनी गरीब देवरानी के मायके से आए बक्से को घूर घूर कर देखते हुए कहती है, अरे देवरानी जी, उस बक्से में क्या है? वैसे तो तुम्हारे मायके वालों ने हम चारों जेठानियों के लिए साड़ियां तो भिजवाई होंगी। जी नहीं जेठानी जी। ये सुनकर गोमती की 2 घमंडी बहुएं शीतल, डिम्पल ससुराल के दरवाजे पर खड़ी अपनी देवरानी को गरीबी का ताना मारने लगती हैं। फिटे मुंह, आपने भी कैसे गए गुजरे गरीब भिखमंगों से रिश्ता जोड़ लिया माँ जी। ये सुनकर अनीता रोते हुए कहती है, देखिए जेठानी जी, मैं आप दोनों के आगे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, मेरे मायके वालों को मत कोसिए। मेरे पास 2 साड़ी हैं, आप वो रख लीजिए। इतने में चंदन और मोहन कहते हैं, अनीता, तुम्हें अपनी साड़ी इन दोनों लालचियों को देने की कोई जरूरत नहीं है। डिम्पल अंदर चलो। चलो शीतल। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। अनीता एक अच्छी बहू की तरह अपने ससुराल की जिम्मेदारियों को निभाने लगती है, मगर उसकी 2 घमंडी जेठानी साड़ी के लिए रोज अपने पतियों से लड़ती झगड़ती। देखो मोहन जी, मुझसे ये फटी पुरानी साड़ियों और नहीं पहनी जाती। अगर तुमने मुझे नई साड़ी नहीं दिलाई तो मैं बंटी को लेके मायके चली जाऊंगी और तुम देखते रह जाओगे। तो जाओ ना मेरी माँ, इसी बहाने मेरी जान तू छोड़ेगी। एक साड़ी के लिए बेचारे पति का खून पी रखा है। कहीं साड़ी के कलेश के चलते जेठानी जी शादी तोड़कर ना चली जाएं। मैं क्या करूं भगवान? ये सोचते हुए गरीब देवरानी देखती है कि कोने में बहुत सारे रद्दी कॉपी की ढेर लगी हुई है। मेरे पास थोड़े बहुत पैसे तो हैं, और ये जो कोने में इतनी सारी भरी हुई कॉपी इकट्ठी हुई है, इसे बेचकर कुछ और पैसे तो मिल ही जाएंगे। उससे मैं अपनी जेठानियों के लिए साड़ी तो खरीद पाऊंगी। ऐसा सोचकर अनीता सारी रद्दी कॉपी और थोड़े पैसे लेकर निकल जाती है। तभी उसे फुटपाथ के रोड पर 70 से 80 साल की बुढ़िया भीख मांगती दिखती है। सुनो बेटी, इस बुढ़िया को थोड़ा खाना खिला दो, बहुत भूख लगी है। भगवान तुम्हारा भला करेगा। हो सके तो अपनी इस गरीब देवरानी को माफ कर दीजिएगा जेठानी जी, मगर आप चारों के लिए साड़ियां खरीदने से ज्यादा जरूरी एक भूखे को खाना खिलाना है। अनीता को उस बुढ़िया पर दया आ जाती है और वह साड़ी खरीदने के पैसों से उस बुढ़िया को खाना खरीद कर खिला देती है। तभी देखती है बूढ़ी अम्मा परी बन जाती हैं। अनीता, तुम एक बहुत अच्छे दिल की इंसान हो। मैं तो बस देख रही थी इस दुनिया के लोग एक भूखे की मदद करते हैं कि नहीं, पर किसी ने नहीं मेरी मदद की। और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम अपनी जेठानियों को साड़ी देना चाहती हो। तो क्या तुम मुझे साड़ियाँ दे सकती हो परी रानी? वो तो मैं तुम्हें नहीं दे सकती,
मगर मैं अपने जादू से इस कागज को जादुई कागज बना सकती हूँ और इस कागज से बनी हुई साड़ियाँ ना तो कभी आग से जलेंगी, ना ही फटेंगी और ना ही पानी से भीगेंगी। ऐसा कहते हुए परी अपनी जादुई छड़ी कॉपियों पर घुमा देती है। घर आके गरीब अनीता अपनी सास और जेठानियों के सो जाने के बाद रात भर जागकर उन जादुई कागज से साड़ियाँ बनाना शुरू करती है और थोड़ी ही देर में वो एक साड़ी सिलकर तैयार भी कर देती है और खुशी भरे आंखों से कागज की साड़ी को देखते हुए कहती है, ये कागज की सिली हुई साड़ियाँ सच में कितनी सुंदर लग रही हैं। कल जब जेठानी जी इन साड़ियों को देखेंगी तो कितना खुश होंगी। इसके बाद अनीता कागज की 3 और साड़ियाँ सिलती है और उन्हें देखकर उदास मन से कहती है, मेरी कागज की सिली साड़ी बिल्कुल सादी लग रही है और मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं कि मैं इन साड़ियों को सजाने के लिए अलग से गोटे मोती खरीद कर ले आऊं। मगर क्यों ना मैं इन जादुई कागज पर मोमी रंग भरकर इनसे ही फूल और बॉर्डर बनाऊं, ये ठीक रहेगा। पूरी तरह से थक कर चूर होने के बाद भी वह जादुई कागज में रंग भरकर फूल बनकर सभी साड़ियों को सजाती है और रात भर की मेहनत के बाद वो गरीब देवरानी अपनी चारों जेठानियों के लिए कागज से साड़ी बनाकर तैयार करके अगली सुबह वह साड़ी अपनी चारों जेठानियों को देती है। जेठानी जी, मैंने आप चारों को देने के लिए ये कागज की साड़ियाँ बनाई हैं। क्यों, तुम्हारी इतनी भी औकात नहीं थी जो अपनी जेठानियों के लिए एक ढंग की नई साड़ी भी खरीद सको? जेठानी जी, आप तो जानती हैं कि मैं बहुत गरीब घर से आई हूँ, मगर ये कागज की साड़ी मैंने बहुत प्यार से आप चारों के लिए बनाई है। देवरानी जी, हमारे इतने भी बुरे दिन नहीं आए जो हम ये कागज की साड़ी पहने, और भगवान ना करे मगर अगर खाना बनाते वक्त ये कागज की साड़ियाँ चूल्हे की आंच या आग से जल गई तो हमारी इज्जत का तो फालूदा बन जाएगा। ऐसा नहीं होगा जेठानी जी, क्योंकि ये कोई आम कागज की साड़ी नहीं बल्कि जादुई कागज की साड़ी है। ये ना आग से जलेगी ना फटेगी। ये सुनकर अनीता की चारों जेठानियां खुश होकर अपनी देवरानी की सिली हुई कागज की साड़ी ले लेती हैं और गौरी कहती है, शुक्रिया देवरानी जी, रिश्ते में छोटी होकर भी तुमने आज हम चारों जेठानियों को जो तोहफा दिया है ये हमारे लिए बहुत बड़ा है। छोटी बहू, जो मैं इन चारों की सास होके भी ना कर सकी वो आज तूने देवरानी होकर कर दिखाया। जुग जुग जीती रहो बहू। इसके बाद से चारों जेठानियां फटी पुरानी साड़ी पहनना छोड़कर अपनी देवरानी के सिली गई कागज की साड़ियां पहनने लगती हैं और जब कभी साग सब्जी या राशन खरीदने घर से बाहर जाती तो आस पड़ोस के लोग उनके कागज की सुंदर साड़ियों को देखते ही रह जाते। जिसके बाद अनीता को घर पर ही कागज की नई साड़ियां और तरह तरह की ड्रेस सिलने के ऑर्डर आने लगते हैं। जी आइए ना, मोना जी यही है हमारी देवरानी जिसने हमारे लिए ये कागज की साड़ी सिली है। हेलो अनीता। जी नमस्ते। अनीता, क्या गजब की साड़ी सिली है तुमने। आई मीन टू से कागज की इतनी क्लासी साड़ी सिलना, इट वॉज डिफरेंट टैलेंट। मैं एक फैशन डिजाइनर हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहती हूँ। बस मुझे ऐसे ही कागज की साड़ियाँ बनाकर दे देना। मैं तुम्हें एक साड़ी के 10,000 रुपए दूंगी। 10,000? ये सुनकर अनीता बहुत खुश हो जाती है और धीरे धीरे अनीता की सिली गई कागज की साड़ियाँ बाजार, दुकान और बम्पर सेल से लेकर ऑनलाइन साड़ी शॉपिंग में भी धूम मचा देती है। अनीता अपने हाथों के हुनर से खूब नाम कमाती और अपने ससुराल के गरीबी भरे हालात भी ठीक कर लेती है। साथ ही वह उस परी का भी दिल से शुक्रिया करती है जिसके दिए जादू से ये सब हो सका था। गरीब सविता चूल्हे का धुआं झेलकर टिफिन का खाना बना रही होती है। माँ जी, भरता बन गया है, मैं जल्दी जल्दी गर्मा गर्म फुलके सेक देती हूँ, तब तक आप जरा टिफिन तैयार कर दीजिए। ठीक है सविता बहू, मैं अभी टिफिन तैयार कर देती हूँ। लाओ दादी माँ, मैं भी आपकी मदद कर देती हूँ। ये कहानी है गरीब सविता के परिवार में पति मोहन, 2 बच्चे सोनी और मोनू और सास गंगा की। घर का खर्चा चलाने के लिए सविता दफ्तरों में टिफिन पहुंचाने का काम करती है। उसी से सविता के घर की रोजी रोटी चलती है। इस काम में गंगा भी उसका हाथ बटाती है। जैसे ही सविता टिफिन लेकर जाने लगती है तभी उसका 5 साल का बेटा मोनू कहता है, माँ, सबके बच्चे
स्कूल जाते हैं, मुझे भी स्कूल जाना है, मुझे भी स्कूल की वर्दी, बस्ता, कॉपी, किताबें खरीद दो ना, मैं भी स्कूल जाऊंगा। मोनू के मन में स्कूल जाने के सपने को देखकर सविता का दिल भर आता है और वह रोते हुए कहती है, मैं तेरा नाम स्कूल में लिखवा दूंगी। मोनू, अपनी इस गरीब माँ को थोड़ा सा समय दे बेटा। ये कहकर वह टिफिन पहुंचाने चली जाती है। नमस्ते साहब जी, टिफिन लाई हूं। हाँ, तो सारे टिफिन यहाँ रखो और चलती बनो। और कितनी बार समझाया है ना, तुम्हें ऐसी फटी पुरानी साड़ियां पहनकर टिफिन डिलीवरी करने मत आया करो। ये तुम्हारी झोपड़पट्टी नहीं है, हाई फाई ऑफिस है। दफ्तर के घमंडी मालिक शौर्य से इतना सब सुनकर सविता डरते डरते कहती है, साहब जी, वो मैं वो कह रही थी कि टिफिन का थोड़ा दाम बढ़ा देते तो अच्छा होता। मैं गरीब अपने बच्चे को स्कूल भेज पाती। मैंने तुम्हारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई का ठेका नहीं लिया, सब पता है मुझे। तुम दोनों सास बहू एकदम सस्ती सड़ी गली सब्जियां इस्तेमाल करती हो, और तो और चपाती के लिए भी चोकर वाला सस्ता आटा इस्तेमाल करके ये टिफिन तैयार करती हो। कोई पैसे वैसे नहीं बढ़ने वाले। सविता उदास मन से घर आ जाती है। समय गुजरता है और फिर एक दिन जब वह टिफिन लेकर जा ही रही होती है, तभी बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। हे भगवान, इस बारिश को भी अभी ही होना था। माँ जी, अब मैं टिफिन कैसे पहुंचाऊंगी? थोड़ी देर में लंच का टाइम हो जाएगा। अगर मैंने टाइम से टिफिन नहीं पहुंचाया तो जाने क्या होगा। कुछ नहीं होगा बहू, भगवान पर भरोसा रख। चल, मैं चलती हूँ। दोनों गरीब सास बहू बारिश में भीगते हुए टिफिन लेकर निकल पड़ती हैं, क्योंकि एक गरीब को तो सर्दी, गर्मी या बरसात की मार सहकर भी घर से रोटी कमाने की खातिर निकलना ही पड़ता है। जैसे तैसे टिफिन लेकर सास बहू दफ्तर आ जाती है। बारिश के चलते उनके कपड़े मिट्टी और कीचड़ में सने हुए होते हैं। ये देखकर घमंडी शौर्य का पारा और भी ज्यादा चढ़ जाता है। माफ कीजिएगा साहब जी, जरा सी देरी हो गई। वो बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। ये रहा टिफिन। अब इस टिफिन के लाने का कोई फायदा नहीं। मेरे पूरे स्टाफ ने खाना खा लिया और कल से यहाँ टिफिन लाने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर सविता की गरीब सास गंगा गिड़गिड़ाते हुए कहती है, नहीं नहीं मालिक, भगवान के लिए ऐसा मत कहिए। इस टिफिन से ही तो हम गरीब सास बहू का घर चलता है। शौर्य सिंघानिया एक बार जो कमिटमेंट कर देता है तो फिर वो किसी की भी नहीं सुनता। जस्ट गेट आउट। शौर्य उन गरीब सास बहू की एक भी नहीं सुनता और उन्हें भगा देता है। तभी 70-80 साल की एक बुढ़िया उनसे कहती है, सुनो बेटी, मुझ भूखी बुढ़िया को कुछ खाने को दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। हाँ अम्मा, ये लीजिए। बुढ़िया एक एक करके उन गरीब सास बहू के बनाए सारे टिफिन खा जाती है और अपने मैले पटे झोले में से एक पुराना सा टूटा फूटा टिफिन निकाल कर देते हुए कहती है, बेटी, मेरे पास तुम्हें खाने के बदले देने के लिए पैसे तो नहीं है। ये टिफिन रख लो, ये तुम्हारे बड़ा काम आने वाला है। ये टूटा फूटा टिफिन मुझ गरीब के क्या ही काम आएगा। खैर, कोई बात नहीं। दोनों सास बहू उस टिफिन को लेकर घर आ जाती हैं। तभी मोनू खाना मांगता है। माँ, मुझे बहुत जोलों की भूख लगी है, खाना दो ना। मोनू, बर्तन में भरता रोटी रखा तो था, भूख लगी थी तो खा लेता बेटा। इस पर मोनू चिढ़कर कहता है, माँ लोज लोज भरता लोटी खाते में बोर हो गया हूँ, मुझे लाजमा चावल खाना है। इतने में सविता के हाथों से टिफिन छूटकर हवा में उछल जाता है और सुनहरी चमक के साथ टिफिन राजमा चावल से लबालब भर जाता है। टिफिन के इस जादू को देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। ये कैसा जादुई टिफिन है जिसमें मोनू के खाना मांगते ही खाना आ गया? माँ जी, मुझे लगता है ये एक जादुई टिफिन है। मोनू, एक बार कुछ और मांग बेटा। सविता के कहने पर मोनू एक बार फिर बड़ी मासूमियत से जादुई टिफिन को कहता है, जादुई टिफिन, मुझे पागल पनीर खाना है, मुझे पागल पनीर दो। एक बार फिर से जादुई टिफिन चमकने के साथ पालक पनीर से भर जाता है। तभी सविता खुशी से कहती है, माँ जी, शायद भगवान ने ही उस बूढ़ी अम्मा को हम गरीब सास बहू की मदद के लिए भेजा था। अब इस जादुई टिफिन से हमारा टिफिन व्यापार बढ़िया चल पड़ेगा।
अगले दिन से एक नई उत्साह के साथ दोनों सास बहू अपने टिफिन व्यापार में जादुई टिफिन का इस्तेमाल करती हैं। हमारी जादुई टिफिन, हमें जल्दी से पालक पनीर, सूखी आलू गोभी की सब्जी और दाल मखनी दो। गरीब बहू के इतना बोलते ही जादुई टिफिन चमक उठता है और उसके अंदर से तरह तरह की स्वादिष्ट सब्जियों और रोटी से भरे बहुत सारे टिफिन निकलने लगते हैं। फिर दोनों सास बहू अलग अलग दफ्तरों में अपने जादुई टिफिन को देने जाती हैं। जहां गरीब बहू टिफिन लेकर बड़े बड़े दफ्तर में जाती है तो वहीं सास गंगा कारखाने में आती है, जहां का मालिक कमलनाथ होता है। जयराम जी की साहब जी, वो मैं टिफिन का व्यापार करती हूँ। यहाँ कई सारे मजदूरों को देखा तो इसीलिए आ गई। हमारे इस टिफिन का दाम भी एकदम सस्ता है, ये लीजिए, स्वाद भी चक्कर देख लीजिए। जैसे ही कारखाने के मालिक कमलनाथ जादुई टिफिन के जायके को चखते हैं तो तारीफ करते हुए कहते हैं, भाई वाह बहन जी, आपके और आपकी बहू के हाथों में तो गजब का स्वाद है। वरना आज के महंगाई भरे जमाने में इतने सस्ते में ऐसा स्वाद भरा खाना कहाँ मिलता है। कल से आप दोनों सास बहू मेरे कारखाने के लिए टिफिन तैयार करके ले आइएगा। मुझे गरीब पर भरोसा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। जादुई टिफिन के स्वाद के बदौलत गरीब सास बहू को कई सारे हाई फाई ऑफिस से लेकर कारखाने से भी हर दिन हजारों टिफिन बनाने का ऑर्डर मिल जाता है और बहुत ही जल्द टिफिन व्यापार से उनकी बहुत ही बढ़िया कमाई होने लगती है। जिसके बाद सविता के दोनों बच्चे स्कूल भी जाने लगते हैं और वह अपने पति का इलाज करवाने के साथ साथ बड़ा ही सुंदर सा घर भी बनवा लेती हैं। सास बहू की तरक्की देखकर उनकी पड़ोसन चमेली जलते हुए कहती है, पता नहीं दोनों अम्मा बहुरिया एक छोटे मोटे टिफिन व्यापार से इतने नोट कैसन छापने लगी हैं। महल जैसा घर पिटवा लिया, बच्चन को भी प्राइवेटवा में पढ़ावत हैं और हमरे बच्चन आड़ी बाड़ी में जात हैं। दाल में कछू तो काला है, अब तो हम पता करके दम लेंगे। चमेली नाम है हमरा। हाँ। एक सुबह जब दोनों सास बहू टिफिन तैयार कर रही होती हैं, तभी चमेली चोरी चोरी खिड़की पर खड़ी होकर अंदर झांकती है, जहां उसे जादुई टिफिन का राज पता लग जाता है। अरे दादा, तो ई की तरक्की का कारण ही है जादुई टिफिनवा। अब चमेली आज रात ही ये जादुई टिफिन चुरा लेगी। हाँ। उसी रात चमेली उनके घर में घुसकर वो जादुई टिफिन चुरा कर अपने घर ले आती है और जादुई टिफिन का ऑर्डर देते हुए कहती है, आज तो हम जम के मुर्गी भात खाइब। ए जादुई टिफिन, चल जल्दी से हमका भात और मुर्गी रस्सा दे। लालची चमेली के इतना कहते ही जादुई टिफिन एकदम से बड़ा हो जाता है और उसके अंदर से एक बड़ी सी मुर्गी निकलकर चमेली को चोंच मारने लगती है। अरे ये तो हमरे पीछे पड़ गई। अरे भाग रही चमेली। मुर्गी से जान बचाने के लिए चमेली भागती हाँफती हुई सविता के घर आ जाती है। हाँ, सविता, गंगा चाची, हमको बचा लो वरना ये मुर्गी हमको नहीं छोड़ेगी। मगर ये मुर्गी तुम्हारे पीछे क्यों पड़ी है? चमेली दोनों सास बहू को सारी बात बताती है। हमका माफी दई दो, हम लालच मां तुम्हार जादुई टिफिन चुरा ले गए थे, हमको इस झमेले से बचा लो। चमेली अपनी गलती मानकर जैसे ही सविता और गंगा से माफी मांगती है, वह मुर्गी गायब हो जाती है और जादुई टिफिन अपने आप गरीब सास बहू के घर में लौट आता है। चमेली, तुमने टिफिन चुराते हुए ये नहीं सोचा कि हम दोनों सास बहू इस जादुई टिफिन की मदद के साथ साथ अपनी खुददारी, ईमानदारी और मेहनत से पैसा कमा रही थी, इसीलिए ये जादुई टिफिन हमारे घर में है। गरीब बहू की बातों से चमेली को मेहनत के मायने समझ में आ जाते हैं और वह लालच और आलस छोड़कर उनके साथ टिफिन व्यापार में लग जाती है।